दोस्तों, तारीख की किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि रोमन सल्तनत में ग्लैडिएटर के पसीने का इंतहाई भारी मुआवजा हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि ग्लैडिएटर के पसीने से नहाने पर औरतों की खूबसूरती बढ़ जाएगी और रंग भी गोरा हो जाएगा, और इसी बात की वजह से ग्लैडिएटर के तहखानों के बाहर औरतों का हुजूम लगा रहता था। वहां पर लड़ाई करते और वर्जिश करते हुए ग्लैडिएटर्स का पसीना जब जमा हो जाता तो औरतें इसे मुंह मांगे दामों खरीद कर इससे मालिश करती और नहाती थीं। उस दौर में उनके पसीने को बोतलों में भरकर बेचा जाता था। उनके पसीने और खून से कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और इनकी मुंह मांगी कीमत अदा की जाती थी। रोमन सल्तनत में यह भी माना जाता था कि अगर कोई औरत ग्लैडिएटर के खून में भिगोए हुए जेवरात पहनेगी तो वो खूबसूरत तरीन नजर आएगी, और ऐसी औरत ज्यादा जाजिबे नजर और पुरकशिश मानी जाती थी। उस दौर की मलिकाएं बाकायदा तौर पर ग्लैडिएटर का खून निकलवा कर उनमें अपने जेवरात भिगोती थीं, और इस मकसद के लिए उन्होंने मुलाजिम रखे हुए थे जो तहखाने के अंदर जाकर जंगजुओं का खून निकाल कर लाते थे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची, जो अपनी बेपनाह काबिलियत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है, उसने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम मोनालिसा था। ये नाम काफी ज्यादा मशहूर है। इटालियन जबान में इसका मतलब माय लेडी होता है। लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था। इस पेंटिंग को बनाते बनाते 16 साल का अरसा गुजर गया। यह पेंटिंग सन 1519 में तैयार हुई। इस मुसव्विर को मोनालिसा के होंठ बनाने में 12 साल का अरसा लगा, मगर कहा जाता है लियोनार्डो डा विंची की यह पेंटिंग अधूरी है। यह मुसव्विर इसमें कुछ तरमीम करना चाहता था, मगर यह काम उसकी मौत की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। इस पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया, इसको एक लकड़ी पर बनाया गया है। इसको बनाने के लिए मुसव्विर ने सफुमैटो टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये एक अतालवी लफ्ज है जिसका मतलब धुआंधार या धुंधली हवा के हैं। इसमें लाइनों और रंगों के बीच हल्की हल्की शेडिंग की जाती है ताकि किनारे सख्त या नुमाया न लगें, बल्कि कुदरती और नर्म नजर आएं। चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की गहराई इसी तकनीक की वजह से इतनी पुरकशिश और हकीकत से करीब लगती है। इस तकनीक में कहीं भी आउटलाइन इस्तेमाल नहीं की गई। इससे पता चलता है कि यह मुसव्विर किस कदर बासलाहियत था, क्योंकि आउटलाइन के बगैर कोई पेंटिंग नहीं बना सकता। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था ताकि ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा की पेंटिंग का एक राज ये भी है कि इस पेंटिंग को जितनी मर्तबा देखें, हर मर्तबा देखने पर इस पेंटिंग के तासुरात बदलते रहते हैं। इस पेंटिंग में इस औरत के होंठ इतने पुरस्कार हैं कि हर मर्तबा देखने पर ये अलग तरह से नजर आते हैं। ये होंठ कभी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और कभी मायूस नजर आते हैं, और यही इस पेंटिंग की बहुत बड़ी खुसूसियत है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि हर मर्तबा देखने से ये अलग क्यों नजर आती है। कुछ तारीखदानों का यह कहना है कि मोनालिसा का ऊपर वाला होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो इसकी मुस्कुराहट को पुरस्कार बनाता है। एक न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि इस तस्वीर में होंठ कभी बदलते नहीं, ये सारी तब्दीलियां देखने वाले इंसान के दिमाग के गिर्द घूमती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको बदलती हुई नजर आएगी। कभी ये आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी तो कभी ये मायूसी का शिकार नजर आएगी। इसकी आंखें जाजिब और होंठ उदास होने की वजह से ये मुख्तलिफ जावियों में बदलती हुई नजर आती है। रिसर्चर्स आज भी इस तस्वीर पर रिसर्च कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया की महंगी तरीन तस्वीर है। सन 1662 में ये $100 मिलियन की थी। सन 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर ये 2025 में फरोख्त हो तो इसकी कीमत $1 बिलियन या इससे भी ज्यादा हो सकती है। फ्रेंच लोगों के मुताबिक इस पेंटिंग को कोई बेच नहीं सकता और ना ही कोई खरीद सकता है। और आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पेंटिंग में मौजूद औरत असल में कौन है। मुसव्विर ने कहीं भी इस पेंटिंग में मौजूद औरत का जिक्र नहीं किया, इसीलिए तारीखदान इस औरत के बारे में अलग अलग नजरियात रखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल यह था कि तस्वीर में मौजूद औरत उनकी मां थी, और कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो सेंट मेरी हैं। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि सन 2005 में एक खत पाया गया था जो सन 1503 में लियोनार्डो डा विंची को लिखा गया था।
इस खत से पता चलता है कि ये मुसव्विर फ्रांसिस्को डेल गियाकोंडो की बीवी की पेंटिंग पर काम कर रहा था और इस औरत का नाम लीसा ग्राराडीनी था, जो कि लीसा डेल गियाकोंडो के नाम से जानी जाती थी। मगर पेंटिंग में दोनों की तस्वीर अलग अलग हैं। सन 2004 में पास्कल कॉटे, जो कि फ्रांस का एक इंजीनियर और साइंसदान है, वो मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहा था और अपनी 10 साला रिसर्च के बाद वो मालूमात जमा की, जो कि किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। सन 2004 में उसने एक खास मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा इजाद किया जो मुख्तलिफ लहरों की रोशनी से किसी पेंटिंग की तह दर तह तस्वीरें ले सकता था। उसने इस टेक्नोलॉजी से मोनालिसा को स्कैन किया। इस तहकीक से कई हैरान कुन इंकिशाफात हुए। मोनालिसा के मुसव्विर ने इसकी तस्वीर के नीचे मजीद 2 या 3 तस्वीरें बनाई थीं, यानी पेंटिंग के अंदर हिडन इमेजेस मौजूद हैं। इनमें से एक तस्वीर में औरत का चेहरा मोनालिसा से जरा मुख्तलिफ दिखाई देता है। इससे यह बात भी सामने आती है कि इस पेंटिंग की बहुत से मराहिल में तरमीम भी की गई थी और ये तरमीम करते करते आखिर में मोनालिसा की तस्वीर बनाई गई है। लियोनार्डो डा विंची की हर पेंटिंग में एक सीक्रेट पैगाम भी छुपा होता है और इस मैसेज को हर इंसान नहीं समझ सकता। इस पेंटिंग में भी एक छुपा हुआ मैसेज मौजूद था। रिसर्चर्स ने जब इस मैसेज पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि मोनालिसा के बाएं हाथ की तरफ ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा कोई लिखा हुआ है और ये इटालियन जबान का जुमला है। इस जुमले का मतलब यह है कि जवाब यहां मौजूद है, मगर फिर भी आज तक इस मैसेज का पता नहीं चल पाया। कुछ रिसर्चर्स ने कहा है कि आंखों के करीब बारीक एल और एस जैसे हुरूफ हैं, मगर इस बारे में भी लोगों के अपने अपने नजरियात हैं। मोनालिसा की यह तस्वीर इस वक्त पेरिस, फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में मौजूद है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली पेंटिंग है। इसे एक खुसूसी शीशे में रखा गया है और यह शीशा बुलेट प्रूफ है ताकि ये किसी भी नुकसान या चोरी से बच सके। हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए लोवेरे आते हैं और जिस कमरे में मोनालिसा की तस्वीर रखी गई है इसे साला डी स्टेट्स कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मोनालिसा को सन 1911 में एक इतालवी शख्स विंसेंजो प्रेगोया ने चुरा लिया था, मगर 2 साल बाद ये पेंटिंग वापस मिल गई और तब से ये लोवरे में ही है। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक बड़ा सा और जदीद जहाज आ जाता है। ये बहरी जहाज हर किस्म की आराइश से भरपूर था, मगर बदकिस्मती से ये अपने पहले सफर के दौरान ही एक ग्लेशियर से टकरा कर तबाह हो गया था। इस हादसे में तकरीबन 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, मगर उनमें से जो लोग बच गए थे उन्हीं में से एक मार्गरेट ब्राउन भी है। ये 18 जुलाई सन 1867 को मिसूरी, अमेरिका में पैदा हुई। जिस रात टाइटैनिक जहाज डूब रहा था उस वक्त इस औरत को लाइफ बोट में जगह मिल चुकी थी, मगर इस औरत ने अपनी जान बचाने की परवाह नहीं की। जब ये जहाज डूब रहा था तो ये औरत बाकी तमाम औरतों में हिम्मत और हौसला पैदा कर रही थी। इसने लाइफ बोट में बैठकर औरतों से कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमें जिंदा रहना है। इस औरत ने रोते और बिलखते हुए बच्चों को अपनी गोद में लिया और उन्हें चुप करवाया और मल्लाहों पर जोर देती रही कि वो समुंदर में मौजूद लोगों को बचाएं। जब सब जिंदा बचने वाले न्यूयॉर्क पहुंचे तो मार्गरेट ने अपनी समाजी हैसियत इस्तेमाल करके जिंदा बच जाने वालों के लिए इमदादी फंड इकट्ठा किया। इस वाकये के बाद उन्हें अनसिंकेबल मॉली ब्राउन का लक़ब दिया गया। इसने जिंदगी भर फलाही काम किए।